Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the solution of linear partial differential equation and which is in Lagrange's form. That is the Lagrange's linear partial differential equation. In every year, one question is asked in university exam based upon that topic, having the weightage of 4 or 5 marks. It is a compulsory problem. Compulsory ये problem आपके एग्जाम में आएगा ही 4 या 5 मार्क के लिए. So in previous lecture, we will discuss the method for finding the solution of non-linear partial differential equation. So there we discussed totally 5 methods, 4 special cases, and one is reducible to that special cases. So we can solve the non-linear partial differential equation by using a 5 method. Now here we have to solve the linear partial differential equation. Linear partial differential equation, and which is known as a Lagrange's linear partial differential equation. तो इसमें जो फॉर्म रहेगा इक्वेशन का वो बहुत ही इजी है. मतलब इक्वेशन देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक फॉर्म है. उस फॉर्म में अगर वो इक्वेशन प्रेजेंट होगा तो वो 100% लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा. तो वहां पे हम पहले फॉर्म देख लेंगे, फिर उसकी मेथड देख लेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व करना है, कैसा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमको निकालना है, और बाद में उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम बायोलॉजी फ्रैगमेंट. ओके, सो द Lagrange's linear partial differential equation is of the form P plus QQ is equal to R. So this is the simplest form for Lagrange's linear partial differential equation, where you already know what is meant by P. P means partial derivative of z with respect to x. Small p. Small q means partial derivative of z with respect to y. And P, Q, R be the function of x, y, and z or constant. तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है PP plus QQ is equal to R, so this equation is said to be linear, and more correctly that is a Lagrange's linear partial differential equation. इसमें जो स्मॉल p स्मॉल q है ऑलरेडी हम टाइप 1 मतलब नॉन लीनियर से डिस्कस कर रहे हैं कि p और q की वैल्यू क्या होती है, और जो इसके कोएफिशिएंट है कैपिटल P जिसको कैपिटल Q और कैपिटल R हमने डिनोट किया है, वो क्या होंगे. वो तो एक वेरिएबल जो है xyz उसका फंक्शन रहेगा, या वो कांस्टेंट भी हो सकती है. अभी जरूरी नहीं कि तीनों वेरिएबल का फंक्शन हो. दो वेरिएबल हो सकते हैं xy, xz, x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है. मतलब कहीं ना कहीं पर वेरिएबल फंक्शन होगा, या वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं. मतलब p q r पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी वैल्यू उसमें p और q की कोई भी वैल्यू वहां पे हो सकती है. तो इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी सॉल्यूशन जो इसका फाइंड करना है हमको, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है. पहले मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग. मेथड ऑफ ग्रुपिंग जो कि थोड़ी सिंपल मेथड है, और दूसरी जो मेथड है उसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स. मेथड ऑफ तो दो मेथड से हम लैग्रेंजेस का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि जहां पर आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज होगी. कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की भी हो सकती है कि वहां पर आपको मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर यूज करनी पड़ेगी, या कुछ प्रॉब्लम आपको इस टाइप के भी मिल सकते हैं पार्शियली, मतलब ये भी यूज करना है और ये भी यूज करना है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दो सॉल्यूशन निकालने देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक ही प्रोसीजर दो बार रिपीट करना है. तो अगर आप मेथड ऑफ ग्रुपिंग से पॉसिबल होगा दोनों तो हम वही यूज करेंगे. अगर ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है तो हम दोनों किससे निकालेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से निकालेंगे.
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग से भी निकल जाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उस सॉल्यूशन के लिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो होगा, एक प्रॉब्लम कौन सा भी हो सकता है, ग्रुपिंग का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके लिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। तो हम आज के लेक्चर में हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। ओके, सो लेट्स सिर्फ आप ध्यान में क्या रखो कि लैग्रेंज जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है। उसका फॉर्म हमारा जो है वो है PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। इस टाइप का इक्वेशन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम इसकी मेथड भी डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। So method of grouping. Method of grouping. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशन होगा आपका उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म मतलब कौन सा, PP प्लस QQ इज इक्वल टू, सो कंपेयर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल फॉर्म, मतलब PP प्लस QQ इज इक्वल टू R एंड फाइंड PQR। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशन होगा पहले देखना है आपको कि इस फॉर्म में है क्या। इस फॉर्म में अगर होगा तो ही वो लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा तो फिर ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। फिर अगर इस मेथड का प्रोडक्ट है वो मतलब स्मॉल p इंटू समथिंग है प्लस स्मॉल q इंटू समथिंग है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कुछ एक्स वाई जेड या कांस्टेंटली टर्म है, तो वो इस टाइप का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर है तो फिर हम लैग्रेंज मेथड ऑफ लैग्रेंज मेथड जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, दैट इज PP प्लस QQ इक्वल टू R। और इससे कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यूज मिलेंगी, जो क्या होगी, एक तो ये फंक्शन ऑफ x y z हो सकता है या कांस्टेंट। नंबर राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद रखना है हमेशा। तो इक्वेशन होता है इसका ऑक्सिलरी dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान में रखिए आप कि यहाँ पे जो PQR हम यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल ही होंगे, मतलब इसकी कोएफिशिएंट स्मॉल p और स्मॉल q हम यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे तीन टर्म की तीन टर्म इक्वल टू है आपका, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, बाय ग्रुपिंग फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम ग्रुपिंग करके इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है मतलब हमको इंटीग्रेशन लेना है। तो पहले तो हम ग्रुपिंग करेंगे। अभी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, एक तो ए ग्रुप बना सकते हैं आप, या आप ए ग्रुप बना सकते हैं, या आप फर्स्ट और थर्ड भी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन ग्रुप बनाने के लिए एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि अगर मैं आप पहला और दूसरा जो फंक्शन है उसका ग्रुप अगर कंसीडर करता हूँ तो देखिए पहले फंक्शन में वेरिएबल x है और सेकंड फंक्शन में वेरिएबल y, मतलब यहाँ पे p और q में से x और y होना चाहिए। अगर गलती से इसमें z आ गया, z आ सकता है लेकिन z कैंसिल भी होना चाहिए, दोनों साइड से z आएगा। लेकिन अगर कहीं पर z कैंसिल नहीं होता है और इसमें अगर z आएगा तो ये ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं होगा। जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं इसका ग्रुप कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर y और यहाँ पर z ही है, तो मुझे इसमें कहीं पर भी x का फंक्शन नहीं चाहिए। अगर x का फंक्शन मुझे यहाँ पे मिलता है तो वो भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पे x और यहाँ पे z है, मतलब यहाँ पर y नहीं चाहिए आपको,
और अगर यहाँ पे y गलती से आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व नहीं होगा, या फिर कोई एडजस्टमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम आएगा उसमें देखेंगे। तो अभी क्या ये आप इतना ध्यान में रखिए कि ग्रुपिंग हमारे 3 टाइप से पॉसिबल है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड या सेकंड। तो 3 टाइप की ग्रुपिंग है, तो आप 3 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अभी 2 सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी 2 ग्रुप यूज कर सकते हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम के 3 ग्रुप पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा, आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, एक आंसर सबका सेम आएगा और एक आंसर आपका अलग अलग आ सकता है, क्योंकि 3 है ना, 3 में से 3 ग्रुप में से 3 सॉल्यूशन मिलेंगे और हमको निकालना है। तो एक तो सबका सेम रहेगा, एक सॉल्यूशन आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या करेंगे, हम फिर ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, बाय ग्रुपिंग फाइंड द सॉल्यूशन। तो सपोज हमें एक सॉल्यूशन मिल गया u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c। हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए। एक सॉल्यूशन को बोला हमने u इक्वल टू c1, एक ग्रुपिंग करके एक सॉल्यूशन मिल गया, और दूसरा v इक्वल टू c2। अभी मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन उसी फॉर्म में लिखना है, एक साइड में पूरा फंक्शन रहेगा और एक साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। वैसे एक साइड में फंक्शन रहेगा आपका जो आंसर आएगा वो, और एक साइड में क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। So therefore the complete solution is given by, so फिर कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको लिखना है वो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, phi of u v equal to 0, फर्स्ट सॉल्यूशन कॉमा सेकंड सॉल्यूशन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू phi of v, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल टू phi of e। So these are the 3 types to write the solution of this partial differential equation। 3 टाइप से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेकंड, और सेकंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तीनों में लिखने हैं आपको, तीनों में से आपको कोई एक ही लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे फाई यूज किया, जरूरी नहीं कि आपको फाई यूज करना है, आप सार यूज कर सकते हैं, आप यफ यूज कर सकते हैं, आप जी यूज कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है आर्बिट्रेरी फंक्शन है फाई, तो आपके हिसाब से आप यफ जी फाई साई कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यफ भी यूज कर सकता हूँ, यफ ऑफ यू भी, एफ ऑफ वी, एफ ऑफ यू, ऐसा भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से ये जो रहेगा ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगा मैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग ही दूंगा और उसी से हम सॉल्व करेंगे कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग से प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज Lagrange's linear partial differential equation by using a method of grouping. So first example is solve y cube minus xp is equal to sec। ओके, ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, y क्यूब माइनस xp इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रेंजेस के फॉर्म में है या नहीं। लैग्रेंजेस फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, p p q q इक्वल टू r। तो यहाँ पे देखिए आप p p q q इज इक्वल टू r है उसी फॉर्म में। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप में है, लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा है हमारा इक्वेशन, y क्यूब माइनस xp इज इक्वल टू z/1, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, लैग्रेंजेस है, विच इज, लिख लेंगे लैग्रेंजेस
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद हमें मेथड भी जानना है कि हमको मेथड में क्या करना है। तो सबसे पहले मेथड में क्या करना है, आपको जो भी आपका इक्वेशन होगा उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। और जनरल इक्वेशन कौन सा है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। तो हम उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विद PP QQ इज इक्वल टू R V। तो इससे कंपेयर करने के बाद हमको क्या निकालना है, कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यूज निकालना है। तो कैपिटल P मतलब क्या है, स्मॉल p का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप स्मॉल p देखो और उसका कोएफिशिएंट कितना है, -x। देखो साइन के साथ हमको लिखना है क्योंकि बीच में प्लस साइन है यहाँ पर, तो हमको जो साइन है उसके साथ उठाना है। तो p का कोएफिशिएंट कितना है, -x। तो ये -x हो गया। बाद में q मतलब स्मॉल q का कोएफिशिएंट कितना है, +y। एंड r मतलब राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की तरफ मुझे, तो आपको p q और r मिल गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा है, dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी p q r के वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो dx अपॉन p, व्हाट इज द वैल्यू फॉर p मतलब कितना है, -x। dy व्हाट इज द वैल्यू फॉर q कितना है, y। dz अपॉन व्हाट इज द वैल्यू फॉर r कितना है, z। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है, हमको ग्रुप कंसीडर करना है। अभी हमने ग्रुपिंग से डिस्कस किया है कि ये प्रॉब्लम हमारा ग्रुपिंग से सॉल्व होगा। लेकिन ग्रुपिंग मैंने जो आपको बोला था कि जिस टर्म के आप ग्रुप कंसीडर करते हैं उसमें वही दो वेरिएबल हमको प्रेजेंट चाहिए। तीसरा अगर वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट है तो उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 ग्रुप कौन से बन सकते हैं, एक ग्रुप बन सकता है, ए और एक ग्रुप और ए। 3 ग्रुप पॉसिबल है, उसमें से आपको 2 ही मिले। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी y है। मतलब जो वेरिएबल के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx और dy उसी हिसाब से वेरिएबल चाहिए मुझे, तो उसी हिसाब से मेरे पास x और y है, मतलब कहीं पर भी z नहीं है। तो ये ग्रुप पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, फिर पहला ग्रुप कंसीडर करेंगे। कंसीडर dx अपॉन -x इज इक्वल टू dy अपॉन y। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। नेगेटिव टर्म है ना, तो नेगेटिव टर्म हमने दूसरे साइड में शिफ्ट कर दी, ये होगी पॉजिटिव। अभी क्या करना है, सिंपली इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने मतलब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, so integration of dx by x plus integration of dy by y is equal to क्या हो जाएगा, तो what is the integration of dx by x, 1 by x क्या होगा, log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y कितना हो जाएगा, log y। और दोनों log है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा, log c। तो हमको दो सॉल्यूशन निकालने हैं, इसलिए पहले तो हमने क्या बोला, c हो। ओके, अभी इसको क्या करेंगे हम, log a plus log b, क्या रिजल्ट है, log ab, log AB, और ये हो गया log C1। दोनों साइड से log log कैंसिल, तो हमें मिला xy इज इक्वल टू c। तो इसको हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। देखिए क्या किया हमने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, उसको पहले चेक कर दिया कि वो PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, मतलब लैग्रेंजेस इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हमें मिल गया वो। फिर उसको हमने कंपेयर किया उस इक्वेशन से, फिर PQR निकाला। फिर हमको निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, लिख लिया हमने, वहां पे वैल्यू पुट कर दी। और बाद में ग्रुप करना है। ग्रुप वैसे ही करना है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, मतलब जो डिफरेंशियल ऑपरेटर में वेरिएबल है वही वेरिएबल हमको नीचे चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसका मैंने ग्रुप बना दिया। और
और इसको वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो उसको इंटीग्रेट कर लिया और log a plus log b कितना था, log a b और log कैंसिल, तो हमें मिल गया x y c1, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन नंबर 3। जैसे कि हमने प्रोसीजर में लिखा था फाइंड u इक्वल टू c1, तो ये हो गया u इक्वल टू c1 फर्स्ट सॉल्यूशन। बाद में सेकंड सॉल्यूशन, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए अभी मैं इसका काम करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन पे जाएंगे। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, तो इसमें से अगेन हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो अभी फर्स्ट और सेकंड तो मैंने ले लिया, अभी मैं सेकंड और थर्ड को देखता हूं। तो देखिए यहाँ पर dy है और यहाँ पर dz है, तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी z है, मतलब ले सकते हैं क्योंकि वही वैल्यू है। तो सेकंड कंसीडर कर दिया मैंने, कंसीडर dy by y is equal to dz by z। ओके, अभी इस इक्वेशन में क्या है, डायरेक्ट वेरिएबल से सेपरेबल है, इसको भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया है dz by z। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy by y कितना होगा, ये हो गया log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z कितना हो जाएगा, ये हो गया log z, और कांस्टेंट कितना आएगा, log ऑफ c। पहले हमने c1 लिया तो अभी क्या लेंगे c2 लिया, तो विच इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log a प्लस log b log ab, बराबर, दोनों साइड से log कैंसिल, तो y इक्वल टू zc। हमें क्या करना है, एक साइड पे सिर्फ कांस्टेंट रखना है, तो हमें मिल जाएगा y by z इक्वल टू c। ये होगा इक्वेशन नंबर। अभी आपको कभी ये आंसर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अलग भी आंसर मिल सकता है, मतलब आपको z by y भी मिल सकता है। कैसे, ठीक है, अगर आपने dy by y इक्वल टू dz by z लिखा, इसको ऐसे रन दिया और उसको उधर के साइड में रन दिया, तो आपको ये आंसर मिलेगा। जरूरी नहीं मैं ये वैल्यू इधर भी लिख सकता हूँ और ये वैल्यू इधर भी लिख सकता हूँ, तो मेरा पहले z आएगा फिर बाद में y आएगा, तो यहाँ पे मेरा z आएगा और यहाँ पे y आएगा, तो यहाँ पर y by z by y भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सॉल्यूशन कुछ भी आए तो चलेगा, सिर्फ क्या है y और z डिवाइड नहीं चाहिए, मतलब अगर y ऊपर होगा तो नीचे z रहेगा, या z ऊपर होगा तो नीचे y रहेगा, दोनों सॉल्यूशन करेक्ट है। तो ये हो गया हमारे दो सॉल्यूशन। अभी देखिए यहाँ पर तीसरा ग्रुप भी बनेगा, थर्ड ग्रुप, और यहाँ पर भी देखिए xz, तो यहाँ पे थर्ड आंसर भी हमारा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म में ग्रुपिंग पॉसिबल है। लेकिन फाइनल के लिए, फाइनल आंसर के लिए हमें सिर्फ दो ही आंसर चाहिए, और दो आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम तीसरा ग्रुप कंसीडर करेंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आप ये ग्रुप ले सकते हैं, कि आप इसको स्किप करके ये ग्रुप ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसमें से एक आंसर आपका आएगा, हर स्टूडेंट का, जो हर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसमें से दो आंसर, किसी के दोनों आ जाएंगे, किसी का ये आएगा और एक दूसरा आएगा, किसी का ये आएगा और एक दूसरा आएगा। इसलिए एक आंसर तो सबका कॉमन ही रहेगा, सिर्फ दूसरा आंसर आपका चेंज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन आपने ग्रुप किस टाइप से कंसीडर किया। ठीक है, तो हमने दो आंसर निकाल दिए, तो हम थर्ड ग्रुप हम निकालेंगे। तो अभी डालेंगे फाइनल आंसर। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, एफ ऑफ, आपके डिपेंड है फंक्शन क्या लिखना है आपको, एफ लिखो, जी लिखो, साई लिखो, फाई लिखो, कुछ भी लिखो। एफ ऑफ फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, एक्स वाई, सेकंड वैल्यू कौन सी है, वाई वाई, और इक्वल टू कितना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और फर्स्ट आंसर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेकंड, ये भी आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और सेकंड आंसर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे सिर्फ कॉमन नहीं है, x इंटू वाई है तो x इंटू वाई लिखना है, y बाय z है तो y बाय z ही है, दो फंक्शन के बीच में सिर्फ यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेकंड, एंड सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तो इसमें से कोई भी एक आंसर आपको लिखना है, तीनों नहीं लिखने, आपको एक आंसर लिखो, एक तो ये लिखो, एक तो ये लिखो, तीनों में से कोई भी लिखेंगे तो भी आंसर आपका क्या करेक्ट।
ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है ग्रुपिंग की, और आप इजीली इसके 4 या 5 मार्क ले सकते हैं। अगर ग्रुपिंग का प्रॉब्लम आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिक और आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ग्रुपिंग अगर आपका लग अच्छा है, दोनों सॉल्यूशन ग्रुपिंग से मिलते हैं, एक तो मिलेगा ग्रुपिंग से, अगर दोनों नहीं, और दोनों अगर ग्रुपिंग से मिलते हैं तो फिर क्या, फिर तो अच्छी बात है कि आपका सॉल्यूशन इजीली आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया एक एग्जांपल लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बायोसिक मेथड। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे और उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। So second example, again we have to solve the Lagrange's linear differential equation. Square p minus xy cube is equal to x into z minus 2, x into z minus 2। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख दो आपको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आपको देखना है कि लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, स्मॉल p इनटू समथिंग स्मॉल q इनटू समथिंग इज इक्वल टू r। तो देखिए स्मॉल p स्मॉल q इनटू और इज इक्वल टू r, तो उसी फॉर्म में ये लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे इसको, व्हिच इज लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होने के बाद हमको उसको क्या करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग विद pp प्लस qq इज इक्वल टू r v। तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल P मतलब स्मॉल p का कोएफिशिएंट, तो स्मॉल p का कोएफिशिएंट कितना है x², कैपिटल Q मतलब स्मॉल q का कोएफिशिएंट जो है -xy। साइन इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ आपको लिखना है, साइन अगर आपने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम का आंसर भी आपको गलत आ जाएगा। और लास्ट में r कितना है x into z minus 2। हमने ये तो लिख लिया, फिर हमें लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो लैग्रेंजेस auxiliary equation is dx by p is equal to dy by q equal to dz by r। ये तो इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो dx by pt कितना है x², dy by q कितना है -xy, और r dz upon r कितना है -। तो अभी यहाँ पे हम ग्रुप कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको बराबर ग्रुप कंसीडर करना है। ग्रुप कंसीडर करने में थोड़ी गड़बड़ होगी तो आपका प्रॉब्लम में बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जनरली वैसे हम पहला एक ग्रुप देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो देखिए पहला फंक्शन में वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y, यहाँ पर भी x ही है और यहाँ पर x और y है, मतलब z नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं पर भी z नहीं है, तो ये ग्रुप पॉसिबल है। तो हम पहला ग्रुप कंसीडर करेंगे। सो dx अपॉन x² इज इक्वल टू dy अपॉन -x²। इसके बाद आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर सेम टर्म है दोनों साइड में तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर डबल होगा तो उसको डबल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/x² मतलब क्या है x into x, और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से एक x और यहाँ से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन x इज इक्वल टू -dy अपॉन y। x कैंसिल, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा। ये जो है ना, ये पिछले प्रॉब्लम का ही पहला ग्रुप है, वैसे आएगा हम एक साइड में हम इसको शिफ्ट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज dx by x plus dy by y is equal to 0। वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी है, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ऑन इंटीग्रेटिंग so integration of dx upon x plus integration of dy upon y is equal to 0। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x कितना होगा, log x, 1 upon y log y, और कांस्टेंट
log c1, log a प्लस log b, ये हो गया log ab, तो log xy इज इक्वल टू log c, और log log कैंसिल, तो हमें मिलेगा xy इज इक्वल टू c। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सेम सॉल्यूशन है पिछले प्रॉब्लम में। पिछले प्रॉब्लम में भी हमने पहला प्रूव करके हमको यही मिला था इक्वेशन, वहां पे डायरेक्ट मिला था, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद वही इक्वेशन आ गया। तो उसका और उसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन सेम है, xy इज इक्वल टू c, एक सॉल्यूशन हो गया। अभी है दूसरे सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना है। दूसरे सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचेंगे आप, देखिए आप कैसे सोच सकते हो, कैसे इसको सॉल्व करके। आर की टर्म तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, आर की टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, तो सॉल्व होगी। और आपको याद क्या रखना है, मैंने जो आपको बोला था कि ग्रुपिंग करते समय आपको वही देखना है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर में वेरिएबल है वही वेरिएबल आपको वहां पे प्रेजेंट चाहिए। पहला और सेकंड का हमने ग्रुप कर दिया, एक सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। अभी हम दूसरे ग्रुप देखेंगे। दूसरे दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, ये और ये और ये, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हम पहले यही ट्राई करते हैं, यही देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल z है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर z है और यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x। बराबर? मैंने आपको कहा था कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आपको वहां पे प्रेजेंट चाहिए, तभी ग्रुपिंग पॉसिबल है। यहाँ पे y और z तो है लेकिन उसके साथ x भी है, लेकिन कभी भी यहाँ पर ग्रुपिंग पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो x है वो दोनों सेम है, और सेम होने के कारण इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। और इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ y y z z y यही बचेंगे, वही वेरिएबल जो आपको चाहिए वही बच गए। तो इसलिए यहाँ पे भी ग्रुपिंग पॉसिबल है। अगेन आप अगर फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो यहाँ पर x और z चाहिए था, x और z चाहिए। देखिए अभी x और z चाहिए, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, और y कहाँ पे है? सबट्रैक्शन में है। और मल्टीप्लिकेशन की टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं अगर जैसे हमने यहाँ पे किया था, लेकिन ये सबट्रैक्शन की टर्म हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये अगर ग्रुप कोई लेगा तो आपका आंसर रिप्लेसन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है, वेरिएबल z है, x चलेगा z चलेगा, लेकिन y नहीं चलेगा। और y मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अगर y होता था और यहाँ पे y होता तो हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर y सब्ट्रैक्शन में, तो उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए यहाँ पर दो ही ऑपरेटर मतलब दो ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे तीन फंक्शन प्रेजेंट हो गए, तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं होगा वो चीज से। तो इसीलिए जो भी ये ग्रुप लेगा उसका आंसर आएगा नहीं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के सबके आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ग्रुप पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड क्यों पॉसिबल है? क्योंकि y और z चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ पर x है, लेकिन x मल्टीप्लिकेशन में है दोनों साइड में, और दोनों साइड का x क्या होगा? कैंसिल होगा, इसलिए सेकंड और थर्ड का ग्रुप पॉसिबल है। तो हम फिर सेकंड ग्रुप लेंगे, सो कंसीडर सो dy अपॉन माइनस xy इज इक्वल टू dz अपॉन x z माइनस, इस x और इस x को क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा, तो हमें मिलेगा dy अपॉन माइनस y इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 2y। अभी यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर y के साथ y तो है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन यहाँ पे z के साथ आपको z चाहिए था, लेकिन z के साथ z नहीं है, z के साथ भी y है, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं है, तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करो आप? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में देखेंगे कि कुछ होता है क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा z इंटू dy, बाद में हो जाएगा माइनस 2y dy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू माइनस y dy। इस स्टेप की टर्म मिलेगी। अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज z dy, इसको मैंने इधर ले लिया, प्लस y dz और माइनस 2y dy इज इक्वल टू 0। अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सिर्फ आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसका काम है।
तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल तो पहले देखिए, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि y के साथ y है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इजीली कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर z के साथ y भी है और y के साथ z भी है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपको इंटीग्रेशन के सब रूल्स पता है, तो आप कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको ये कैसे निकालना। तो देखिए यहाँ पर मिक्स टर्म भी, तो मिक्स टर्म है तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमको एक टर्म मिल गई और ये सब टर्म हमने एक साइड कंसीडर कर दी, तो ये एक टर्म। देखिए अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ z1, क्योंकि प्रॉब्लम तो इस टर्म में नहीं है, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल है, y के साथ y है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको इजीली मिल जाएगा। प्रॉब्लम है इस टर्म में क्योंकि मिक्स टर्म। तो अगर आपको इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल पता है, तो प्रोडक्ट रूल अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखता हूँ, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया dy प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव dz, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है प्रेजेंट, तो इसको सिर्फ मैंने इस फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन देना है और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। अगर किसी टर्म का हम इंटीग्रेशन लेते हैं और उसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वही टर्म हमको वापस जाकर वही टर्म मिलेगी। इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो सिंपली क्या होगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टर्म बचेगी। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। तो अभी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे, सो ऑन इंटीग्रेटिंग, so integration of derivative of xy minus 2 integration of y dy is equal to कितना हो जाएगा 0। so derivative of zy, तो क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो मुझे मिलेगा zy और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है c2 इक्वल टू कैंसिल। तो हमें मिलेगा यहाँ पर zy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। तो ये दो सॉल्यूशन आपको मिल गए, तीसरे निकालने का ट्राई मत करो, लेकिन तीसरा आएगा नहीं आपका क्योंकि उसमें मिक्स टर्म आ गई। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया और ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे लिखना कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हिसाब से, फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म xy कॉमा zy माइनस y इज इक्वल टू 0। तो आंसर तीनों टाइप से लिख सकते हैं आप। ऐसे भी लिख सकते हैं दिस टर्म इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दिस टर्म इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस। फाइनल सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हो गया थोड़ा, पिछला प्रॉब्लम बहुत इजी था, ये इजी था लेकिन थोड़ा उसमें ट्विस्ट था, थोड़ा हमको एडजस्ट नहीं करना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा है कि व्हाट इज द लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका टाइप क्या होता है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करनी है। वैसे तो दो मेथड यूज करनी है हमको, ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हमने ग्रुपिंग की मेथड देखी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लायर की मेथड देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम देखेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे जिसका एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग से आ सकता है, एक सॉल्यूशन मल्टीप्लायर से आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सेकंड मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।